जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों, रिसेंट में ही अभी 15 और 16 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला 2022 से के लिए, जिसे आप फाइनल एग्जाम कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षा कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो से पहले आपके एग्जाम के लिए टोटल 3 सैंपल पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है। इवन ये जो हमारा वीडियो है ये चौथे सैंपल पेपर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। अभी आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 12 तक के आपके एमसीक्यू 1 मार्क्स के, 13 से 18 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन, और 19 से 23 4 मार्क्स से 5 क्वेश्चन, और 24 से 26 24 25 26 कार्टून पैसेज और चित्र वाले एमसीक्यू ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 26 इसको कंप्लीट किया था, तो पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप वहां से जाके जरूर से इस वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 से 30 यानी कि 27, 28, 29 एंड जो 30 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के 4, जिसमें आपकी 4 चॉइसेस हैं। इसको इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और इंग्लिश के बच्चों के लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपसे वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला आपका जो सेक्शन है वो रहेगा सेक्शन ए, 1 मार्क्स के एमसीक्यू वाला, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आएगा हमारा सेक्शन यानी सेक्शन सी, जो रहेगा 4 मार्क्स के 5 एमसीक्यू। अरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ओके, 5 क्वेश्चन। फिर जो हमारा एमसीक्यू वाला दूसरा पार्ट है वो सेक्शन नंबर डी है, पैसेज कार्टून एंड पिक्चर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 4 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है बच्चों, वो इस वीडियो का जो शुरू होने वाला है वो है सेक्शन नंबर ई से, अनुभाग ई, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, चारों में ही चॉइसेस, ओके। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चुनाव आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से और कब की गई, ठीक है। इसका पीटी कम करना चाहिए शायद मुझे, एक ना है। देखो, चुनाव आयोग जो था इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और कब की गई थी, उसके बाद में आपको इसके कार्य बताने, ठीक है। तो कार्य 5 नंबर में है, उद्देश्य और कब ये 1 नंबर का है। आइए समझते हैं क्या था। तो बेसिकली जब भारत आजाद हुआ था लगभग 100 और 150 200 सालों के अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन काल के बाद में, जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, तो ऐसे में ये देखा गया कि हमें एक स्थायी सरकार चाहिए जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनता द्वारा चुनी गई हो। तो इस उद्देश्य से कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, सरकार स्थापित की जाए, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और कब? जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950, ठीक है। अब बारी आती है इसके कार्य की। तो जो स्वतंत्र आयोग है, बेसिकली स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग है, ये एक ऐसा आयोग है जो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, यानी कि जिस पर किसी भी राजनीतिक तौर पे कोई इस पे दबाव नहीं होता, ठीक है। और ये भारत में सभी प्रकार के चुनावों का अधिकार रखता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव, ठीक है। निर्देशन, इनका आयोजन कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। अब निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये यही तय करता है, ठीक है। राजनीतिक जो दल होते हैं उनका पंजीकरण करता है, यानी कि चुनाव आयोग ही पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनको बेसिकली पंजीकरण करके मंजूरी देता है कि हाँ भाई आप भी चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे या फिर क्षेत्रीय स्तर पे वर्गीकरण और मान्यता कौन देता है? यही चुनाव आयोग देता है, ठीक है। इसी के साथ में दलों के बीच में चुनाव चिन्ह का आवंटन यही करता है, और किसी एक पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह, जैसे ये पेन एक चुनाव चिन्ह है, तो 2 पार्टी चाहती है कि ये मुझे ये पेन का चुनाव चिन्ह मिले, तो ऐसे में जो विवाद होता है उसको कौन हल करता है? चुनाव आयोग ही हल करता है, ठीक है। और कई बार ये होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि भ्रष्ट तरीके से गन पॉइंट पे रख के या फिर अन्य किसी तरीके से सीट हासिल कर ली जाती है, भ्रष्टाचार के जरिए चुनाव जीत लिया जाता है। तो चुनाव आयोग को अगर लगा ना ये गलती है, इसमें गलत तरीके से घुसाइए, चलो भाई लपेटे में ले लिया, उसको हटा देंगे फिर, ठीक है ना, ये चीज आती है। फिर एक आया था परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में, तो उसके अनुसार ये जो क्या करता है, ये चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करता है जिससे चुनाव कराना आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आचार संहिता लागू करता है। जिस दिन चुनाव आयोग ने कहा कि ये मतदान की तिथि है,
जिस दिन बोलेगा उस दिन से लेकर चुनाव के परिणाम आने तक चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है और फिर ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, समझ में आएगा आप सभी को अच्छे तरीके से। तो ये है चुनाव आयोग के कुछ कार्य मैन से स्थापित करने के उद्देश्य। ठीक है, अथवा में प्रश्न है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझाइए। तो चुनावी प्रक्रिया के 5 से 6 चरण हैं। अब वो चरण कौन कौन से वही हमें समझाने हैं, आइए समझाते हैं। देखो, चुनावी जो प्रक्रिया है इसमें होता ये है कि सबसे पहले चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करता है, चुनावों की तिथि की घोषणा करता है, आवेदन करने पर या फिर नाम वापस लेने की तिथि वगैरह ये जारी करता है। ठीक है, चुनाव प्रचार, चुनाव पर निगरानी करना, ये तय करना कि किस स्थिति पर होंगे और किस आधार पे होंगे, मतगणना करना, चुनाव परिणाम घोषित करना, यही चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। और एक चीज अभी और मैं बताता हूँ, जो अभी हमने अभी क्वेश्चन किया ना जस्ट, उसमें ना आप इसमें ये जो भूमिका में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट भी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, पूरे के पूरे, और ये इसकी भूमिका में आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से मेन जो हमारा आंसर है वो शुरुआत होगा यहाँ से। सबसे पहला चुनाव कराने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नामांकन दाखिल करना। नामांकन दाखिल करने का मतलब क्या है? देखो, आप जब ये देखते हो कि चुनाव आपके एरिया में हो रहा होता है, तो क्या वो ऐसे हो जाता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा और सारे आगे लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से निर्वाचन क्षेत्र में एक ये कहा जाता है कि यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो जो इंटरेस्टेड है, योग्यता रखता है, ठीक है ना, वैसे तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जैसे अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए योग्यता है क्या क्या भाई, कि आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने उससे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे होना पड़ेगा। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर्जा उर्जा नहीं होना चाहिए, सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ योग्यताएं होती हैं, अगर वो है तो अपना नामांकन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, फिर होता है नामांकन का विश्लेषण। चुनाव आयोग ये देखता है कि जिस बंदे का नाम मेरे पास आया, 10 से 20 25 जितने का भी आया, क्या ये वाकई में जो चुनाव की योग्यता है उस पर खरे उतरते हैं? अगर नहीं तो उसकी रद्द कर सकता है, अगर असंतुष्ट है तो उसे रद्द कर सकता है उम्मीदवारी। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है चुनावों के लिए अभियान। बेसिकली उम्मीदवार जो है जब उसे अपना चुनाव चिन्ह वगैरह मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपना और अपने दल का प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं। बड़ी बड़ी भव्य रैलियां निकाली जाती है, बड़े बड़े माइक के अकॉर्डिंग जो है कहा जाता है हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम ये करेंगे फलाना, ऐसे कुछ 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 बातें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब चुनाव हो रहे होते हैं उससे ठीक 48 घंटे पहले चुनाव आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद में किसी भी तरीके का प्रचार नहीं किया। ठीक है, फिर आ गई मतदान की तिथि। प्रचार हो गया, आपने भी देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो प्रचार हो रहा होता है। फिर आता है मतदान। तो इस दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता होते हैं वो अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। ठीक है, अपने उम्मीदवार को चुनते नहीं मतलब एक तरीके से मतदान देते हैं। ठीक है, और इसके लिए ईवीएम मशीन पर उनके नाम के आगे का बटन दबाते हैं, बस हो जाता है सिलेक्शन बेसिकली। ठीक है, मतदानों की गिनती व परिणामों की घोषणा, यानी कि अब मतदान हो गया, वोटिंग वोटिंग सारी चीजें हो गई, अब बारी आती है मतदानों की गिनती करना और उनकी परिणामों की घोषणा करना। ठीक है, तो यानी कि जो बॉक्स वगैरह होते हैं ना जिसमें मशीन ले जाई जाती है ईवीएम को और देखा जाता है उसमें कैसे कैसे किसके खाते में कितने वोट्स हैं, तो उसी आधार पे जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो ईवीएम को सील करके कड़ी सुरक्षा में गिनती करके स्टेशन पर ले जाया जाता है और बहुमत प्राप्त जिसको ज्यादा होता है वो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीत जाता है। ठीक है, और जब चुनाव जीत गया फिर होता है सरकार का गठन, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को चुनाव में विजय मिली है वो शपथ ग्रहण करके अपना पद ग्रहण करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा कि एक क्षेत्र में जब निर्वाचन किया जाता है तो उसके क्या क्या चरण हमारे सामने, एक सेकेंड, हाँ, हमारे सामने क्या क्या चरण आते हैं। ठीक है भाई, आगे समझने अच्छे तरीके से दोनों ही क्वेश्चन आपको। तो चुनाव आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसके क्या उद्देश्य थे, सारी चीजें समझ में आई। फिर इसके बाद में इसके क्या क्या कार्य है आपको ये भी सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, हाँ इंग्लिश में देख लेंगे पहले तो। फॉर व्हाट पर्पस एंड व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एंड राइट द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो क्या था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हमें लिखनी है, तो हम इसे कर लेते थोड़ा सा छोटा ताकि इंग्लिश में आप पूरा देखें। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये पढ़ लीजिए कि क्यों किया गया था। तो बेसिकली ये किया गया था ताकि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो इंडिया में कराए जा सके। मेनली इसके फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस के बारे में आप इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। एंड द सेकंड इज हियर कि
एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। क्या क्या इलेक्शन के प्रोसेसेस हैं? सबसे पहला है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। क्या भाई? सबसे पहला फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। सेकंड है एनालिसिस ऑफ नॉमिनेशन। थर्ड है कैंपेन फॉर इलेक्शंस। फोर्थ है वोटिंग डेट। एंड फिफ्थ आ जाता है काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इस तरीके से पूरी की पूरी गवर्नमेंट एक तरीके से बन जाती है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। तो स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, एक है नकारात्मक, एक है सकारात्मक। तो इन दोनों आयामों को हमें यहाँ पे बताना है कि करके कैसे है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता के सकारात्मक आयाम की। अब आप हो गया, अरे सर जी ये 5 पॉइंट बता रहे हो, 6 नंबर में इतना लिखेंगे? ना ना ना, इतना नहीं लिखना आपको। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पॉइंट हर एक आयाम के। सकारात्मक आयाम को हम इस तरीके से लिखेंगे। सकारात्मक आयाम का जो सरोकार है वो व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में, ठीक है, राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति पर प्रतिबंध होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उतने जितने जरूरी होते हैं। ठीक है, इसी मामले में ये कहा गया है कि जो राज्य है, जो नागरिक है, इनके बीच में संबंध होना चाहिए। ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है वो व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए परिस्थिति को प्रदान करता है। ठीक है, ताकि नागरिक अपना विकास कर सके, किसके तहत? सकारात्मकता के। ठीक है, उसके बाद में व्यक्ति के पास में उसकी जो आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये तो एक ही हो गया यार, स्वच्छ जल, ठीक है, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इसके पास संसाधन होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में सहायक। यानी कि स्वतंत्रता का जो सकारात्मक आयाम है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति के विकास के लिए जो परिस्थितियां उसे चाहिए, अगर वो है तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा ये बात। ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा, अच्छा जीवन, ये सभी जरूरी है, ताकि वो अवसरों तक उसकी पहुंच होगी तभी वो कर पाएगा। ठीक है ना, मेनली जो है इन 5 पॉइंट का ना 2 से 3 पॉइंट पे आप ऐसे लिख सकते हो। आप मुझे सुनो, देखो, सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी नागरिक अपना विकास कर सके, इसके लिए उन्हें अवसर दिए जाए जिसमें वो अपनी आवश्यकताएं जो है मूलभूत उसको पूरा कर सके, और इसमें जो है ज्यादातर जो नागरिक हैं उन पे प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, और राज्य कभी कभार इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये पूरी की पूरी बात। ठीक है, अब बारी आती है नकारात्मक की। तो नकारात्मक एक सिंपल सा वर्ड आ जाता है, पूरी आजादी। पूरी आजादी कैसी भाई? पूरी आजादी ऐसी कि मनुष्य पर किसी प्रकार के बंधन नहीं होने चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, इसके समर्थक जो है, नकारात्मकता के समर्थक, वो ये कहते हैं कि जो राज्य, जो गवर्नमेंट है, वो नागरिक के अधिकारों में, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, ताकि मनुष्य किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। ठीक है, ये कहा जाता है कि मनुष्य जो भी कार्य करे, नागरिक जो भी कार्य करे, उसमें सरकार का कोई इंटरफेस नहीं होना चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपकी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतिबंध यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, साथ ही जीवन जीने के जो पूर्ण अधिकार है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से पूर्ण तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, ये बात आ जाती है। सामाजिक हित के लिए सामाजिक नियम आचरण के द्वारा नियंत्रित रहकर ही अवसर की जो स्वतंत्रता वो प्राप्त हो सकती है। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, छठा वाला, ये नकारात्मकता का नहीं, ये सकारात्मकता का है। ठीक है ना, ये बात आ जाती है। तो इस तरीके से दोनों आयाम समझ गए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हानि सिद्धांत किसने दिया, इसका वर्णन करो। हानि सिद्धांत भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप सभी के लिए, आइए समझाते हैं कैसे। हानि सिद्धांत जो है वो बेसिकली दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। कब? किसमें? इनका एक निबंध है ऑन लिबर्टी, उसमें इन्होंने बताया। निबंध कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं, ऑन लिबर्टी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर इनके जो राजनीतिक विचार विमर्श है उनको हानि सिद्धांत। अब क्या है बेसिकली हानि सिद्धांत? हानि सिद्धांत को यह माना जाता है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से यदि हस्तक्षेप किया जाता है तो उसका इकलौता लक्ष्य होता है आत्मरक्षा। यानी कि मान लेते हैं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है भाई, बोलने का अधिकार है आपको, लेकिन आप अगर किसी को उल्टा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उसमें जब सरकार आपको हस्तक्षेप करेगी, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है। ठीक है, अब इसीलिए
किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ यदि उस पे कोई बात कही जा रही है उससे, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ताकि दूसरे से उसको हानि ना हो। ठीक है, जेम्स मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्तियों के कार्यों के हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कार्य के रूप में स्वीकार किया। सिंपल सी बात है, ये जे एम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि दूसरे को हानि पहुंच रही है, ठीक है, तो उसमें जो हस्तक्षेप किया जाना है तो वो राज्य करता है। ठीक है ना, ये बात कही जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ना दो बातें कही, कौन कौन सी, दो कार्यों का मतलब बताया। एक तो स्वसंबद्ध कार्य, ऐसे कार्य, ऐसी बात जिसका प्रभाव केवल हम करने वालों पर ही पड़े। ठीक है, फिर परसंबंध कार्य जाते हैं, यानी ऐसे कार्य, ऐसी बात जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़े, तब ये हानि सिद्धांत बन जाता है। ठीक है ना, राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या होता है, दूसरे को हानि से बचाना। हानि तभी लगाई जाएगी, प्रतिबंध तभी लगाया जाएगा बेसिकली जब हानि गंभीर हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि किसी कोई बहुमंजिला मकान है, 5 से 7 मंजिला का, ठीक है, उसमें एक कमरा है, कोई ऐसा बंदा है नॉर्मली जो कि ज्यादा तेज में डीजे बजाता है, आवाज बजाता है, गाने बजाता है, म्यूजिक बजाता है। तो ऐसे में क्या इसके लिए आपको पुलिस की जरूरत है? नहीं। आप जो है उससे जाके पूरी बिल्डिंग के जो बंदे हैं जिसको दिक्कत होती है वो जाके बात करें, वो कम कर देगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आप पुलिस कह सकते हो, क्योंकि भाई आपका हक है कि आप शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हो। अगर आपकी शांति में कोई ऐसा भंग मचा रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखो, हानि सिद्धांत को ना एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक गलत प्रभाव पड़ेगा तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, सरकार जो है वो आपके स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करेगी, और कोई व्यक्ति या फिर समूह आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होगा, ताकि दूसरे बंदे को आपके कार्य से जो हानि हो रही है उसे बचाया जा सके। इसको बोलते हैं हानि का सिद्धांत। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। ठीक है, आयाम और हानि का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता का आयाम में सकारात्मक कैसा है? ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, हाँ, अब बारी आती है सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर बारी आती है नकारात्मक स्वतंत्रता की, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो हानि सिद्धांत दिया गया, इसके बारे में सारी बातें आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बारी आती है इंग्लिश में, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी या फिर फ्रीडम। तो पहले बात कर लीजिए आप पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। ठीक है, पहले आप जो है वो बात कर लीजिए पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। आपके सामने ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। सेकंड आप बात कीजिए निगेटिव लिबर्टी के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको दिए हुए। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन, हु गिव द लॉस थ्योरी, डिस्क्राइब इट। तो लॉस जो थ्योरी है वो किसने दी है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी है। क्या क्या बातें इसने कही हैं, तो इन बातों के संबंध में ए बी सी डी पहले आप इसे पढ़ें। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आ जाता है ई एफ जी, वो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, कंप्लीट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, क्यों? प्रश्न ही कुछ ऐसे है। प्रश्न है, न्यायपालिका की संरचना पिरामिड रूपी है, स्पष्ट करो। यानी कि जो न्यायपालिका है इसकी संरचना कुछ इस पिरामिड जैसी। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपरी पायदान पे कौन होती है? सबसे ऊपरी पायदान पे होती है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। दूसरे पायदान पर बच्चों होती है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और तीसरे पायदान पे होती है बच्चों जिला न्यायालय की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सबसे निचला जो इसका पायदान होता है उस पे होती है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, नॉर्मली जो होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो विशेषता है, अब हमें ये समझाना है कि भाई ये जो है ना, पिरामिड रूपी संरचना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन होती हैं, और जैसे ऊपरी पायदान पे सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अब एक एक करके एक एक के आप कार्य सुने, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें ना 2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 6 मार्क्स का तो एक आपका है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, पहले बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसके फैसले बाकी की निचली की जितनी भी अदालत है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी अदालतें, सभी को मानने ही मानने पड़े। ठीक है, और अपने से निचली जो अदालतें हैं उनका मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसको ये चेंज भी कर सकती है। ठीक है, और दूसरे न्यायालय में भी भेज सकती है, कभी कभी ऐसा लगे। ठीक है,
और मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये न्यायालय रिट जारी करता है और साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये तबादला भी करता है। ठीक है, कर सकता है बेसिकली। यहाँ पे ये है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। फिर आता है बच्चों उच्च न्यायालय। तो जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय अपनी से निचली अदालत की बात करता है मुकदमे की, इसी तरीके से ये उच्च न्यायालय अपने से जो नीचे की अदालत है उनकी अपील पर सुनवाई करती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा जो स्टेट जो उच्च न्यायालय है, ठीक, हाई कोर्ट है, वहां पे जाता है। ठीक है, और ये भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन रिट जारी कर सकता है, तो सर्वोच्च प्लस में उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक है, राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा उच्च न्यायालय करता है। अपने से अधीन जो अदालतें हैं इनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। ठीक है, अब बारी आती है जिला अदालत की। तो एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी विवाद होते हैं उस मामले में जो सुनवाई होगी वो यही करता है। ठीक है, निचली अदालतों के फैसले पर अपील की सुनवाई कर सकते हैं, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय। गंभीर किसके आपराधिक मामले जो होते हैं वो उसकी सुनवाई करता है। फिर सबसे आखिरी आ जाता है अधीनस्थ, इसमें फौजदारी और दीवानी किस्म के जो मामले होते हैं वो इसमें आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक करके सारी आपने समझ ली अच्छे तरीके से कि जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है और उच्च न्यायालय क्या करता है, फिर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय क्या करता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन इसी में बचा हुआ है बच्चों हमारा, आप पहले समझ गए ना उच्च न्यायालय के बारे में, सॉरी, पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप समझ गए, दूसरा आप उच्च न्यायालय के बारे में समझ गए, तीसरा आप जिला न्यायालय के बारे में और चौथा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन करो। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है बच्चों जिसमें 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ना टोटल 4 तरीके के क्षेत्र अधिकार होते हैं। सबसे पहले होता है इसका मौलिक क्षेत्र अधिकार। ठीक है, पहला मौलिक। दूसरा होता है रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। तीसरा होता है अपीली क्षेत्र अधिकार और चौथा होता है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे हर एक चीज की। सबसे पहले बारी आएगी मौलिक क्षेत्र अधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्र अधिकार। ओके, शायद मुझे थोड़ा सा इमेज को छोटा करना चाहिए। अब देखिए, समझिए ध्यान से। बेसिकली कई मुकदमे, कई मामले ऐसे होते हैं जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय सीधे अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट में या फिर अन्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, केंद्र के मामले में और राज्य व्यवस्था के मामले में जो भी मुकदमे उठते हैं उसको कौन सॉल्व करता है, सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करेगा, ये बात ये कहता है। और साथ ही कुछ विवाद जो भी है उसका संविधान के अनुसार व्याख्या, शक्तियों को लेकर विवाद जो संविधान के अनुसार व्याख्या यही करता है। ठीक है, और यही जो मौलिक अधिकार है ये इसे भारत में एक बेसिकली एक निर्णायक और अहम भूमिका निभाने के लिए बेसिकली मार्ग प्रशस्त करता है, इंपॉर्टेंस है इसकी भी। ठीक है, तो आ गया मौलिक संबंध में। दूसरा जाता है रिट संबंधी। ये बहुत ही सिंपल सा है। कैसे भाई? क्योंकि अगर किसी भी बंदे को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जाकर अपनी अपील रख सकता है और अपील के माध्यम से ही सर्वोच्च या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन को रोकने के लिए ये अपने विशेष आदेश जारी करते हैं जिसे रिट कहते हैं। और इन रिट के माध्यम से जो कार्यपालिका के लोग होते हैं उनसे कुछ करने के लिए और कुछ ना करने की बात कही जाती है। ठीक है, ये हो गया रिट संबंधी अधिकार। ओके, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो रिट जारी कर देते हैं। सेकंड है अपीली क्षेत्र अधिकार। इस अपीली क्षेत्र अधिकार का मतलब यह है कि अगर किसी बंदे को जैसे उच्च न्यायालय इसका फैसला अच्छा नहीं लगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, एक तरीके से पुनरावलोकन भी आप कह सकते हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक प्रमाण देना होगा एक्चुअल में कि भाई क्यों कर रहा है। ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय जो है सिंपल सी बात है, ये तो अपने से निचले की जो अदालत है उसके फैसले से बदल ही सकता है, ये बात आ जाती है। फिर तीसरा जो है बच्चों वो है सलाह संबंधी क्षेत्र का। तीसरा क्या है, सॉरी तीसरा चौथा है, चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। ये अधिकार कैसा है? ये अधिकार बच्चों ऐसा है कि इसमें ना केंद्र और राज्य व्यवस्था के मामले में जो मुकदमे उठते हैं ये उसको सॉल्व करता है, संविधान के अनुसार उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यायपालिका से ना विचार विमर्श करते हैं कभी कभार किसी बात को लेके और किसी विधेयक को लेके, ताकि वो ये देख सकें कि न्यायपालिका का इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, जो नियम बताए जा रहे हैं
संसद जो विधेयक पारित करवाना चाहती है कानून, तो न्यायपालिका को क्या लगता है आगे चल के इसमें विवाद हो गया या नहीं, तो उस मामले में ये विचार कर सकती है। ठीक है, वो बात अलग है, न्यायपालिका विचार करवाए या ना करवाए डज नॉट मैटर, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति करता जरूर है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो हमारे दोनों क्वेश्चन थे, न्यायपालिका की संरचना पिरामिड रूप में, मैंने तो 15-20 मिनट बोला था, तो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, अब मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं ताकि आप पूरे क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, देखो न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना में सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है बच्चों उच्च न्यायालय यानी कि जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट, तीसरा है जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और चौथा है अधीनस्थ न्यायालय। ओके, थर्ड क्वेश्चन था न्यायपालिका के यानी कि एक सेकेंड, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन। ठीक है, तो क्षेत्र अधिकार 4 तरीके के हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मौलिक क्षेत्र अधिकार के बारे में। ठीक है, फिर सेकंड हमने देखा था रिट संबंधी रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार के बारे में, तीसरा था अपीली क्षेत्र अधिकार। ठीक है, और चौथा था सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार, इस तरीके से। ओके, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इज पिरामिडिकल। ठीक है, कैसे है, तो इस पिरामिडिकल में सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है सब कोर्डिनेट कोर्ट, इस तरीके से। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आता है ओरिजिनल यानी कि मौलिक, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सेकंड है रिट जुरिडिक्शन, क्या है इसके बारे में, एंड द थर्ड पार्ट अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील के आधार पे है, और चौथा जो है वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे फिर कई बार कहते हैं सर जी पूरा तो हमने देख ही नहीं पाया अच्छे तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। तो 30 में पूछा गया है कि मुक्त बाजार बनाम के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क के। सबसे पहले क्या बताना है, मुक्त बाजार का मतलब क्या है, मुक्त बाजार के पक्ष के लोग क्या कहते हैं और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं। ठीक है, फिर 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा आंसर दिखा। ठीक है, तो हम बात करेंगे मुक्त बाजार बनाम के बाद। ठीक है, देखो मुक्त बाजार का ना जो एक मेन मतलब होता है वो ये है कि मुक्त बाजार यानी कि खुली प्रतियोगिता। ठीक है, मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने का व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, मुक्त बाजार क्या होता है, मुक्त बाजार एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसमें प्रतियोगिता खुली हुई होती है, जिसके पास कौशल है वो आए प्रतियोगिता करे, अगर जमा सकता है तो अपना व्यापार जमा ले, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में ये बहस बहुत तेज हो सकती है कि वे बंदे, वे लोग जो काम व्यापार वगैरह नहीं कर सकते, क्या सरकार उनके लिए कुछ कार्य करेगी या नहीं करेगी। तो इसीलिए मुक्त बाजार के पक्ष में दो बातें उठ जाती हैं, एक तो है मुक्त बाजार के पक्ष। ठीक है, तो पहले बात करेंगे मुक्त बाजार के पक्ष के बारे में। तो पक्ष ये है भाई कि सबसे पहले ना जो मुक्त बाजार के फ्री मार्केट के जो पक्ष के बंदे वो ये कहते हैं कि बाजार जो है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता है, वो उसकी परवाह नहीं करता है। वो मैटर सिर्फ इतना करता है कि अगर आप योग्यता रखते हो, अगर आप कौशल है आपके पास में, आप जो है संसाधन जुटा सकते हो मार्केटिंग करने के लिए, तो आप मार्केट में उतर सकते हो। ठीक है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि आप धर्म रहेगा, जाति वगैरह, ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है, इसके द्वारा नागरिकों को अधिक से अधिक विकल्प चुनने का मौका मिलता है। ठीक है, जब 10 कंपनियां होंगी तो 10 में से हर एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मान लीजिए पेन बना रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पेन है, मान लीजिए 2000 का पेन है। अब 10 कंपनियां आई तो उन कंपनियों ने देखा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उसने कुछ कमी की और इसको 1900 का बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक तो दाम कम हो गया, गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। ठीक है, साथ ही नए नए विकल्प लोगों के सामने खुलेंगे और नई नई चीजों को खरीदने की भावना जगेगी। ठीक है, तो ये है फ्री ट्रेड का मेन मतलब, कम कीमत में अधिक से अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु इससे मिलती है। ठीक है भाई, तो मुक्त बाजार के पक्ष आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए। ठीक है, अब बारी आती है मुक्त बाजार के विपक्षियों की, यानी कि जो लोग इसके विपक्षी हैं वो क्या मानते हैं। देखिए कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई मुक्त बाजार में ना राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पक्ष के लोग हैं वो क्या कहते हैं, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह ताकतवरी, धनी, प्रभावशाली लोगों के हित में काम करता है। एक तरीके से
मुक्त बाजार जो है वो पूंजीवादी परियोजना है जिसमें अमीर और अमीर हो जाता है, प्रभावशाली लोग और प्रभावशाली हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा है वो गरीब बनकर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। इसका प्रभाव वे लोग जो सुविधा विहीन है, जिनके पास सुविधा नहीं है, उन पे नकारात्मक पड़ता है क्योंकि वो अवसरों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, वे लोग जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उनके लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो इनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जिससे ये अपना विकास कर सके। ठीक है, कंप्लीट। मुक्त बाजार सबसे पहले हमने ये देख लिया कि मुक्त बाजार का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर मुक्त बाजार के जो पक्ष हैं ये क्या क्या हो जाते हैं, फिर मुक्त बाजार के विपक्ष जो है वो ये क्या क्या। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लिखिए। तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान इस तरीके से हैं कि 1992 में आपने देखो यहाँ पे जो बातें लिखी आप इसे पढ़ना, लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनना कि 1992 में संसद के द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है वो पारित किया जाता है, लेकिन 1993 में पूरी तरीके से लागू हो जाता है। इसमें जो था स्थानीय शासन की 3 तरीके की संरचना बताई गई, जिसमें सबसे ऊपर पे जिला पंचायत, दूसरे पे प्रखंड और तीसरे पे ग्राम पंचायत रहेगी। चुनाव में जो था ये चुनाव कराएगा राज्य चुनाव आयुक्त कराएगा और सीधे जो है वो जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजातियों को, ओबीसी वगैरह को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, साथ ही तकरीबन 29 विषयों का हस्तांतरण किया गया ताकि सरकार है उसका कार्यभार कम हो सके। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो इनका चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग इनके पंचायती जो व्यवस्था है इसके वित्त को सुलझाएगी। सिंपल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जल्दी में समझा दिया क्योंकि ऑलरेडी आपको समझा रखा है। ठीक है, अगला, राइट योर आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट फ्री मार्केट। ठीक है, तो फ्री मार्केट का बेसिक मीनिंग क्या है, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप पूरे आंसर को देख सको। ठीक है, तो फ्री मार्केट का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो क्या देख सकते हैं। और उसके बाद में इन फेवर ऑफ द फ्री मार्केट, क्या फेवर है इसका वो देख लीजिए। एंड उसके बाद में कॉन्स ऑफ फ्री मार्केट्स क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे इंग्लिश में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द 73rd क्वेश्चन अमेंडमेंट, वो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन के इंग्लिश को यहाँ पे देख लेंगे कि मेनली जो अमेंडमेंट है वो सबसे पहला था पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सेकंड था इलेक्शंस, थर्ड है रिजर्वेशंस, एंड फोर्थ आता था ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, फिफ्थ है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, चलिए, तो इस तरीके से भाई आज का हमारा पेपर हमने कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है और आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के वो समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो भाई देखो, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझा दिया था, इसीलिए पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो अभी यहाँ पे एक वीडियो आएगा उसे देख लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, बस देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों, 6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन प्लस में 4 चॉइसेस, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया और आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो, ठीक है ना, एक अच्छा सा कोई कंटेंट उठाते हैं फिर आपसे बात। देखो, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आपने करना क्या है, आपने जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, जितना लाइक करेंगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा और भी ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और साथ ही आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।